हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा से। ये अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल का पार्ट 3 है और जो लोग अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो लोग पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के थोड़ा बेसिक नॉलेज को और बढ़ा लें, जिससे कि आने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उनको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये पार्ट भी एक थ्योरी के जैसा ही पार्ट है जिसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक को अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो फोर्थ पार्ट से जो है आपका प्रैक्टिकल सम्स और एमसीक्यू और एसएक्यू के जैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे पार्ट 3 अभी मैं केवल थ्योरी को ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है टर्म्स ऑफ इशू। टर्म्स ऑफ इशू, सबसे पहले आप नोट को पढ़ लीजिए क्या बताया जा रहा है। सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 53 of the Companies Act 2013 does not allow issue of share at discount. However, Section 54 allows issue of share at discount when they are issued as sweat equity shares. इसको दिमाग में रखें और चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर क्या है। तो चलिए पेन का थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं और पेन का कलर जो है मैं ब्लैक ले रहा हूँ। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सपोज़ एक कंपनी का जो शेयर है उसका जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं फेस वैल्यू क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई कंपनी रजिस्टर्ड होता है, जब कोई कंपनी रजिस्टर्ड होता है और उसके टोटल कैपिटल को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। तो एक जो स्मॉल पीस होता है कैपिटल का, जो सबसे स्मॉल पीस होता है या स्मॉलेस्ट पीस होता है, उसको हम लोग कहते हैं शेयर। और एक शेयर का जो वैल्यू होता है, एक शेयर का जो वैल्यू होता है वो एक सर्टिफिकेट में फिक्स होता है। सर्टिफिकेट बन जाता है वो। सपोज़ एक शेयर का एक सर्टिफिकेट यदि है तो आप कह सकते हैं कि एक कंपनी का जो शेयर है, एक शेयर खरीदने में यदि 10 रुपया का फेस वैल्यू है, तो कंपनी रजिस्टर्ड कितने से है? फेस वैल्यू से रजिस्टर्ड है। कंपनी रजिस्टर्ड कितने से होगा? फेस वैल्यू से कंपनी क्या होगा? रजिस्टर्ड होगा। लेकिन जब हम लोग ट्रेड की बात करते हैं, मीन्स शेयर को ख़रीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। तो शेयर को जब ख़रीदा जाता है और बेचा जाता है, उस समय सोचिए मार्केट का वैल्यू क्या हो सकता है। उस समय मार्केट का वैल्यू जो है ना इक्वल हो सकता है फेस वैल्यू के। इक्वल हो सकता है किसका? फेस वैल्यू का इक्वल हो सकता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है या उससे लेस भी हो सकता है, ठीक है। तो जब शेयर ट्रेड होता है मार्केट में, उस समय शेयर का वैल्यू क्या होता है? ज़्यादा पे भी होता है, कम पे भी होता है और इक्वल में भी होता है। लेकिन जब फ्रेश इशू की जब हम लोग बात करते हैं, फ्रेश इशू, जब शेयर का फ्रेश इशू होता है फर्स्ट टाइम, यानी कि कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाता है, उस समय की यदि हम बात करें तो कंडीशन क्या है? 2 ही कंडीशन हो सकता है। या तो आपको एट पार आपको क्या करना होगा? इशू करना होगा, मतलब इक्वल टू फेस वैल्यू में आपको क्या करना होगा? इशू करना होगा। और दूसरा है कि एट प्रीमियम। तो एट प्रीमियम की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? मोर देन फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस लिया जाता है। और तीसरा केस जो है वो है डिस्काउंट। समझिए कि यदि एक फ्रेश इशू की यदि बात करें हम लोग, एक ट्रेड करने के बाद, एक ट्रेड के समय हो सकता है जब मार्केट में शेयर जो है ना ट्रेड हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करें टर्म्स ऑफ इशू। इशू का मतलब है फ्रेश शेयर से हमारा यहाँ पे मतलब है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे इशू ऑफ शेयर। जब एक शेयर मार्केट में इशू किया जाता है फ्रेश एक कंपनी के द्वारा, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक कंपनी में जब कोई भी कंपनी जब अपने शेयर को फ्रेश तरीके से जब इशू करती है तो वो क्या कर सकती है? एट पार और एट प्रीमियम। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 53 ने बताया, पहले क्या होता था कि एक शेयर को जो है ना डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता था, लेकिन अभी यहाँ पे बता रहा है कि कंपनीज एक्ट में 2013 में सेक्शन 53 डज नॉट अलाउड इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। दिमाग में डाल लीजिए, फ्रेश इशू में नहीं हो सकता है, ठीक है।
फिर से दोबारा बता दूं कि यदि हम लोग कंपनी के एक्ट के हिसाब से चले, यदि कंपनी के एक्ट के हिसाब से चले तो सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आप डिस्काउंट पे फ्रेश इशू नहीं कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, बट वो स्वेट इक्विटी शेयर्स होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन। टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो देखिए जब हम यहाँ पे फिर इशू की ही बात करेंगे। मान के चलिए जब कंपनी का जब शेयर होता है और जब मार्केट में उसको इशू कर दिया जाता है, इशू जब किया जाता है तो पब्लिक उसको करती है सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब्ड। अब चलिए एक छोटा सा स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक कंपनी बनाया, कंपनी का नाम दिया मैंने एक्स कंपनी लिमिटेड, और मेरी कंपनी में मैंने जो है एक शेयर का दाम 100 रुपया रखा है, और मैंने टोटल शेयर मैंने बनाया कितना, तो मान लीजिए मैंने टोटल शेयर 1000 बनाया। तो इस तरह से मेरे कंपनी का जो टोटल कैपिटल है वो कितना हो गया, 1 लाख रुपया हो गया। तो मैंने 1 लाख रुपया लगा के मैंने एक कंपनी अपनी स्टार्ट की है, और इस कंपनी का शेयर को मैं मार्केट में इशू करूँगा। तो मार्केट में मैं जब इशू करने की जब बारी आता है, तो इशू जब हम लोग करते हैं तो इशू करते समय 2 कंडीशन है। या तो मेरे पास 1000 शेयर है, 1000 शेयर को मैं टोटली इशू कर सकता हूँ, टोटली जितना मेरे पास शेयर है टोटल का टोटल ही इशू कर सकता हूँ। तो मान लीजिए सिनेरियो में मैंने 1000 ही टोटल अपना शेयर मार्केट में इशू कर दिया, तो पब्लिक इसको सब्सक्राइब करेगी। पब्लिक जब इसको सब्सक्राइब करेगी तो कंडीशन बनता है क्या क्या, 1000 शेयर मैंने इशू किया, अब पब्लिक ने 1000 शेयर ही सब्सक्राइब कर लिया, तो इक्वल सब्सक्रिप्शन बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, इक्वल सब्सक्रिप्शन। जब मैंने शेयर को इशू किया, जितना शेयर मैंने इशू किया पब्लिक ने उतना ही शेयर जो है मेरा सब्सक्राइब कर लिया। लेकिन केस ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने जितना शेयर इशू किया है पब्लिक ने 1000 नहीं, 1000 से कम सब्सक्राइब किया है। सपोज़ 990 शेयर ही पब्लिक ने उठाया, तो वो हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। अब एक केस हमारा और बनता है, वो है तुम्हारा लेस देन, नहीं ये है ग्रेटर देन। 1000 से ज़्यादा पब्लिक ने मेरा शेयर ले लिया, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन मैं अभी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, आप देख सकते हैं इस जगह पे मैंने आपको बताया कि सपोज़ जब कोई कंपनी फॉर्मेशन होता है तो अपने शेयर को क्या करता है, वो इशू करता है पब्लिक में सब्सक्राइब करने के लिए। पब्लिक जब सब्सक्राइब करेगा तो कितना शेयर सब्सक्राइब करेगा, जितना शेयर मैं इशू करूँगा वो उसके बराबर में वो सब्सक्राइब कर सकता है, उससे कम सब्सक्राइब कर सकता है, या उससे ज़्यादा भी सब्सक्राइब कर सकता है। तो यदि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है कि मैंने सपोज़ से अनदर एग्जाम्पल में मैंने 1000 शेयर इशू किया, अब पब्लिक ने 1000 ही सब्सक्राइब कर लिया, तो इसको बोलेंगे इक्वल सब्सक्रिप्शन। मैंने 1000 शेयर इशू किया, पब्लिक ने 1000 से कम, मान लो कि 600 शेयर सब्सक्राइब किया, तो ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। मैंने 1000 शेयर इशू किया, अब पब्लिक ने 1500 शेयर सब्सक्राइब कर लिया, तो यहाँ पे ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। एक छोटा सा डाउट है, हो सकता है कि आप लोग के मन में भी आता हो। डाउट ये है कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सब्सक्राइब्ड, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सब्सक्राइब्ड। एक्चुअली ये सब्सक्राइब्ड होता क्या है, ये सब्सक्राइब्ड होता है, देखो मार्केट में जब शेयर इशू होता है, तो शेयर को ख़रीदने के लिए एप्लीकेशन लगाना पड़ता है, ठीक है। और जब आप एप्लीकेशन खरीदेंगे और एप्लीकेशन जब खरीद लेंगे तो वो गारंटी नहीं होता कि आपको शेयर मिल जाएगा। यदि आपने एप्लीकेशन किसी कंपनी का ले लिया, आपने किसी कंपनी का एप्लीकेशन ले लिया और वो एप्लीकेशन सपोज़ रिजेक्ट हो गया, वो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो गया, तो आपके पैसे रिफ़ंड आ जाएंगे आपके अकाउंट में। आपने किसी कंपनी का शेयर किसी कंपनी का एप्लीकेशन यदि आपने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब का मतलब हमेशा याद रखिएगा इशू ऑफ शेयर में, कि यदि कोई कह रहा है कि इतना एप्लीकेशन जो है ना सब्सक्राइब हुआ है, इतना शेयर एप्लीकेशन, इतना जो है शेयर सब्सक्राइब हुआ है, इसका मतलब है एप्लीकेशन उतना आया है। मतलब कि मैंने इशू किया था 1000 एप्लीकेशन, अब मार्केट से एप्लीकेशन आ गया 1500 का, तो उसको बोल देंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर एप्लीकेशन। थोड़ा सा और यहाँ पर डिस्कस करने की चीज़ है, 2 केसेस की यदि बात करो, यदि इक्वल सब्सक्रिप्शन हो या
अंडर सब्सक्रिप्शन हो, ठीक है। इक्वल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन का जो केस है, ये दोनों जो केस है, इस केस में हमारा जो है ना, जितना सब्सक्राइब्ड होता है जर्नल एंट्री उसी पे बनता है। सब्सक्राइब्ड जितना पे होता है जर्नल एंट्री उतना पे बनता है। आपने कितना शेयर इशू किया, उस पर जर्नल एंट्री नहीं बनता है। याद रखिए, आप सपोज से एग्जांपल में कि 1000 जो शेयर है मैंने इशू किया, तो मैंने 1000 शेयर इशू किया, लेकिन उसका पैसा तो आया नहीं, मैंने जस्ट केवल इशू किया। उसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है पब्लिक के द्वारा शेयर एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करना। तो जब वो सब्सक्राइब करेगा, जितना एप्लीकेशन उठाएगा उतना पे ही तो पैसा आएगा। इसीलिए यहाँ पे जितना शेयर इशू किया उस पर जर्नल एंट्री नहीं बनता है। जितना शेयर सब्सक्राइब्ड हुआ है उसी पे हमारा बनता है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कि अंडर सब्सक्रिप्शन और इक्वल सब्सक्रिप्शन में जितना सब्सक्राइब्ड होगा उतना पे ही जर्नल एंट्री आपको बनाना है। तो एक केस बच गया अब हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है, मैंने सपोज मान के चलो, मैंने पहले भी डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में कि 1000 शेयर यदि मैं इशू किया हूँ, 1000 शेयर यदि मैंने इशू किया हूँ, तो 1000 शेयर की जगह पर 1500 शेयर का मेरे पास एप्लीकेशन आ गया, तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप जो है 500 एप्लीकेशन का पैसा रिफ़ंड कर दीजिए, और दूसरा आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। एडजस्ट मतलब आने वाले कॉल पे क्या होता है, हम लोगों को पता है कि जैसे पहले एप्लीकेशन होता है, और एप्लीकेशन का जब मनी आपको मिल जाता है तो आप उसको अलॉटमेंट करते हैं। अलॉटमेंट भी एक प्रकार का कॉल होता है, इसे भी हम लोग सेकंड कॉल कहते हैं। और अलॉटमेंट के बाद आप एक कॉल को नाम दे देते हैं फर्स्ट कॉल, ठीक है। अलॉटमेंट के बाद आपने नाम दे दिया फर्स्ट कॉल, और उसके बाद सेकंड कॉल को आपने दे दिया फाइनल कॉल। तो सेकंड कॉल का नाम आपने फाइनल कॉल दे दिया, यानी कि एप्लीकेशन का पैसा यदि आपको अभी मिला है, और एक्स्ट्रा यदि एप्लीकेशन का पैसा यदि आपको मिल गया 500 शेयर पे, तो अलॉटमेंट का पैसा तो अभी देना बाकी है ना। तो अलॉटमेंट का पैसा देना बाकी है, फर्स्ट कॉल का पैसा देना बाकी है, फाइनल कॉल का पैसा देना बाकी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि वो जो पैसा आपको देगा वो बाद में आप उससे नहीं लीजिएगा, इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट। ओवर एप्लीकेशन जब हमारे पास आ जाता है तो दो ऑप्शन हमारे पास होता है। पहला ऑप्शन, या तो आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी का पैसा रिफ़ंड कर दीजिए, या दूसरा आने वाले कॉल के अगेंस्ट में उसको एडजस्ट कर लीजिए। चलिए, ओवर सब्सक्रिप्शन में अभी जो मैंने आपको डिस्कस किया ये वही है, या तो रिफ़ंड कर दीजिए या तो आप उसको एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। अभी है अंडर सब्सक्रिप्शन में एक नोट आपको हमेशा याद रखना है। कोई भी कंपनी जब शेयर को इशू करता है, तो सपोज़ 1000 शेयर मैं इशू कर रहा हूँ, तो 1000 शेयर यदि मैं इशू कर रहा हूँ तो इसका 90% कितना होगा, निकाला जाए। तो 1000 का 90% निकालने के लिए हमें करना होगा 90 से इंटू और 100 से डिवाइड, यानी कि हमारे पास आएगा 900। मान के चलो कि अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है और 1000 शेयर मैंने इशू किया और मेरे पास में 899 एप्लीकेशन ही आया, तो ये जो इशू है ये इशू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ 90% ऑफ इशू शेयर नॉट सब्सक्राइब देन एप्लीकेशन विल बी रिफंडेड टू द सब्सक्राइबर और एप्लीकेंट एंड इशू इज़ कंसीडर एज कैंसिल। तो जितना शेयर इशू किया जाएगा उसका 90% यदि सब्सक्राइब नहीं हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में इशू का 90% यदि नहीं आया तो वो इशू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस में यहाँ भी आपको थोड़ा सावधान रखना है, थोड़ा आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जीके टाइप का या जनरल नॉलेज होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए आपके पास में कि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आपके पास में ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि टोटल इशू का 90% एप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब है कॉल्स इन एरियर। तो चलिए इसको भी समझते हैं, कॉल्स इन एरियर क्या होता है। तो कॉल्स इन एरियर को समझने के लिए भी हमें छोटा सा एक एग्जांपल लेना होगा।
एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं। सपोज़ एक शेयर का जो फेस वैल्यू है, एक शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है, ठीक है। और इस 10 रुपये को मैंने 2 रुपया एप्लीकेशन में, 3 रुपया अलॉटमेंट में और 5 रुपया मैंने कॉल पे रख लिया, ठीक है। तो एप्लीकेशन में मैंने कितना रखा, एप्लीकेशन पे मैंने रख लिया सपोज़ 2 रुपया, अलॉटमेंट पे मैंने रख लिया 3 रुपया और फाइनल कॉल पे मैंने रख लिया है 5 रुपया। तो टोटल कितने हो गए, 10 रुपये हो गए। तो 10 रुपये हो गए। अब यहाँ पे कॉल्स इन एरियर क्या है, सपोज़ मैं कितना शेयर इशू करेंगे ये भी तो मुझे जानना होगा पहले, कितना शेयर मैं इशू कर रहा हूँ। तो मैं इशू करने जा रहा हूँ, सपोज़ सेम एग्जांपल लेते हैं, मैंने 10,000 नहीं 1,00,000 रुपीज़ के लिए मैंने 1,000 शेयर इशू किया है, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो एक शेयर का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, सपोज़ मैंने यहाँ पे 10,000 मुझे लिखना होगा, ठीक है। तो 10,000 शेयर मैंने मार्केट में इशू किया, 1,00,000 रुपया हमको चाहिए शेयर इशू करके और 10,000 शेयर मैंने इशू किया। एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सपोज़ कि एप्लीकेशन का पैसा मेरे पास आया, तो जो लोग एप्लीकेशन लेंगे सपोज़ 10,000 मेरा एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। और ये मैं इक्वल सब्सक्रिप्शन ही मानता हूँ कि 10,000 इशू किया और 10,000 पे ही हमको पैसा जो है वो मेरे पास मिल चुका है, एप्लीकेशन का पैसा। तो 10,000 पे 2 रुपया करके देगा तो कितना देगा, 20,000 देगा, ठीक है। अब बारी आई अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट का जब पैसा मांगा गया तो हो सकता है कि 10,000 में से 9,800 लोग ही पैसा दे, अब बाकी 200 जो है वो लोग पैसा ना दे। तो उस जो 200 लोग जो पैसा नहीं देंगे उसके पास एक नोटिस पीरियड होता है, उस पीरियड के भीतर में यदि वो पैसा दे देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो जिस डेट में पैसा देना था, जिस डेट में उसको पैसा देना है, सपोज़ अलॉटमेंट का मैंने डेट रखा 5/5/2023 को। अब इस डेट में यदि हमको नहीं दिया पैसा तो हम उसको लिखेंगे कॉल्स इन एरियर, हम उसको लिख देंगे कॉल्स इन एरियर। और उसके पास एक नोटिस पीरियड रहेगा, उस पीरियड के भीतर में यदि वो पैसा दे देता है विथ इंटरेस्ट, यदि एप्लीकेबल होगा तो विथ इंटरेस्ट यदि वो दे देता है तो कंसीडर किया जाएगा कि वो कैपिटल बन गया, फर्दर कॉल के लिए उससे पैसा मांगा जाएगा। नहीं तो केस बनता है कि कॉल्स इन एरियर हो जाने के बाद, नोटिस पीरियड देने के बाद, नोटिस पीरियड यदि वो पार कर जाता है, सपोज़ 5 तारीख को अलॉटमेंट का पैसा देना था और मैंने उसे नोटिस पीरियड दे दिया 15 दिन का, तो मान के चलिए कि 20 तारीख को उसको पैसा वापस करना था। अब नोटिस पीरियड देने के बाद भी वो पैसा नहीं दिया तो उसे कर दिया जाएगा कॉल्स इन एरियर, और इस एरियर को बाद में कंपनी अपने रूल्स के हिसाब से, जो रूल्स कंपनी बना के रखी है उस रूल्स के हिसाब से इस कॉल्स इन एरियर को कर लेगी फॉरफिटेड, मतलब पैसा जब्त कर लेगी, फॉरफिटेड कर लेगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉल्स इन एरियर में क्या होता है कि यदि आपसे पैसा मांगा गया और आपने कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। कॉल्स मतलब याद रखिए वो अलॉटमेंट भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, फाइनल कॉल भी हो सकता है। और यदि वो नहीं दिया तो एक पीरियड के बाद कंपनी अपने रूल्स के हिसाब से उसके सारे पैसे को वो जब्त कर लेगी, जो भी उसने कंपनी में पैसा जमा दिया है। तो इसे कहते हैं फॉरफिटेड ऑफ शेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉल्स इन एडवांस। ये भी बहुत अच्छा केस है। सपोज़ मान लो कि यहाँ पे एप्लीकेशन का एक डेट है, अलॉटमेंट का एक डेट है और फर्स्ट कॉल का भी एक डेट है और फाइनल कॉल का भी एक डेट है। सपोज़ मान लो कि जिस समय फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जा रहा है या अलॉटमेंट का पैसा मांगा जा रहा है, उस डेट में उसको पता है कि जब कॉल का पैसा मांगा जाएगा तो मैं सपोज़ किसी कारणवश जो है, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, देखो एडवांस देने का क्या कारण हो सकता है, मैं कोलकाता में रहता हूँ और मुझे पता है कि मैं इस डेट में ना कोलकाता में नहीं रहूँगा, मैं दिल्ली चला जाऊँगा, तो मुझे क्या करना है, एडवांस में पैसा दे के जाना होगा, है ना।
तो या हो सकता है कि मेरे पास अभी एक्स्ट्रा पैसा है तो मैं कंपनी को बोलूँगा आप मेरे से एक्स्ट्रा पैसा भी ले लीजिए, ठीक है, अभी जो इंटरेस्ट बनता है आप मेरे को दे दीजिएगा। ये भी केस हो सकता है। अब बिना इंटरेस्ट का भी मैं लगा सकता हूँ। तो कॉल्स इन एडवांस एक ऐसा केस है जिसमें एप्लीकेशन के समय में या अलॉटमेंट के समय में या फर्स्ट एप्लीकेशन के समय में तो पॉसिबल नहीं है। अलॉटमेंट का पैसा जब लिया जाएगा उस समय वो यदि चाहे तो फर्स्ट कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा एडवांस पे दे सकता है। वो क्यों एडवांस में दे रहा है, इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, पर्सनल रीज़न हो सकते हैं उसके, और पर्सनल रीज़न आप कोई भी इमेजिन कर सकते हैं। कई सारे सवाल आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेंशन भी नहीं होता है रीज़न सवाल में, फिर भी आप याद रखिए कि आप मांगे थे फर्स्ट कॉल का पैसा और आपको दिया क्या जा रहा है, फाइनल कॉल का पैसा। आप मांगे थे फर्स्ट कॉल का पैसा और आपको दिया जा रहा है फाइनल कॉल का पैसा। आप मांगे थे अलॉटमेंट का पैसा कॉल और आपको दिया जा रहा है फर्स्ट कॉल। इसी को कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। ऐसे तो मैं भी आइडिया दे दिया था आपको। मान लीजिए कि कॉल्स इन एरियर हो गया, ठीक है, कॉल्स इन एरियर हो गया। अब कंपनी अपने रूल के हिसाब से कॉल्स इन एरियर यदि हो गया, सपोज एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था 2 रुपया करके और बाकी अभी 8 रुपया देना बाकी था, तो 8 रुपया और 2 रुपया मान के चलिए, कॉल का पैसा बाकी था 8 रुपया और 2 रुपया दे दिया और 100 शेयर उसने लिया था। इसका मतलब है कि 2 रुपया करके 200 रुपया वो मेरे को दे चुका था और अभी उसको 100 शेयर पे 8 रुपया करके देना था, मतलब 800 देना था। यानी टोटल उसको देना था कितना, टोटल देना था उसको 1000। यानी उसने कंपनी में दिया कितना, मात्र एप्लीकेशन का पैसा दिया, बाकी और कोई पैसा नहीं दिया। तो ये जो 200 रुपया आपको दे दी, ये जो 200 रुपया वो कंपनी में दे दिया है, यदि वो प्रॉपर नोटिस पीरियड के भीतर में यदि वो ये 800 रुपया दे देता है, तब तो उसे शेयर कैपिटल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसे ऑनर बना दिया जाएगा, उसे मेंबर बना दिया जाएगा। लेकिन यदि वो उस प्रॉपर नोटिस पीरियड को यदि फेल कर गया, लीगल प्रोसीजर को यदि फेल कर गया, तो कंपनी ये जो 200 रुपया है इसको फॉरफिटेड शेयर में डाल देगी, फॉरफिटेड शेयर में डाल देगी। और अब वो जो फॉरफिटेड जब हो जाएगा तो अब ये फ्रेश इशू के लिए अवेलेबल हो जाएगा। फ्रेश इशू के लिए 100 शेयर अब कंपनी के पास दोबारा है इशू करने के लिए मार्केट में। और ये जो 200 रुपया उसके पास आ गया वो फॉरफिटेड शेयर में कंसीडर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। ये है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को देख लेना है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। फॉरफिटेड ऑफ री इशू, सपोज अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें मैंने 100 शेयर जो कि एक शेयर का दाम 10 रुपया है और 100 शेयर जो है मैंने फॉरफिटेड किया है, तो 100 शेयर को मैं अब री इशू करने वाला हूँ। तो री इशू करने का कंडीशन क्या है भाई, तो आपके पास है कि 10 रुपया का शेयर है तो 10 रुपये में इशू कर दीजिए। 10 रुपया का शेयर है आप उससे थोड़ा कम ले लीजिए, या कंपनी बहुत अच्छे पोजीशन में है तो 12 रुपया ले लीजिए। यानी कि इक्वल इशू और एट डिस्काउंट या एट प्रीमियम। यानी कि ये हो गया डिस्काउंट पे, ये हो गया प्रीमियम पे, और ये हो गया एट पार, मतलब एट इक्वल। एट पार मीन्स एट इक्वल। यानी कि अभी मैं डिस्कस कर रहा था ये फ्रेश इशू नहीं है, ये फ्रेश इशू नहीं है, ये फॉरफिटेड शेयर का री इशू है। फॉरफिटेड शेयर का ये री इशू है, इसलिए इस पर मैं प्रीमियम डिमांड कर रहा हूँ। यदि कंपनी अच्छे पोजीशन में तो डिमांड कर सकती है। तो री इशू का मतलब क्या होता है, जो शेयर आपने फॉरफिटेड करके रखा है उसी को आप री इशू करेंगे। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में जितना भी कुछ मैं समझाया हूँ छोटे छोटे चीज़ को वो आपको समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ कि बाकी जो पोर्शन है वो शायद अब MCQ में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ में। इस चैप्टर से रिलेटेड 3 पार्ट में मैंने थ्योरी डिस्कस करने का कोशिश किया है, छोटे छोटे चीज़ मैंने बताने की कोशिश किया, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है इस 3 वीडियो के मार्फत से। और हम लोग अब डिस्कस करेंगे MCQ
तो इंतज़ार कीजिए पार्ट 4 का, जिसमें कंप्लीट एमसीक्यू मैं लेके आने वाला हूँ। जो वेरियस बुक्स है लाइक वेस्ट बंगाल बोर्ड का बुक्स है, या आईएससी बोर्ड का है, या बिहार बोर्ड का है, या कोई भी अदर बोर्ड का, जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं ना, सभी बोर्ड से मैं कलेक्शन करके लेकर आऊँगा एमसीक्यू का प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।